गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और इस थ्योरी को शुरू करने से पहले आपकी एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ दिया गया है जो कि मेंडल से रिलेटेड है, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कहता है मेंडल्स, आपने पढ़ा होगा मेंडल का जो वर्क था वो इनिशियल स्टेज में नोटिस नहीं किया गया था। मेंडल का जो वर्क था, ठीक है, वो इनिशियल स्टेज में नोटिस नहीं किया गया था। और हमसे पूछा जाता है व्हाट आर द रीजन, तो कहता है मेंडल वर्क ऑफ इनहेरिटेंस, या मेंडल वर्क इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर आर publish in 1865, 1865 में इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, ये मेंडल का जो वर्क था ये पब्लिश हुआ था। बट इट वॉज नॉट नोटिस, इसको किसी ने नोटिस नहीं किया अप टू 1900 ईयर्स तक, लगभग 35 साल तक, 35-36 साल तक इनके वर्क को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। और व्हाट आर द रीज़न, क्या रीज़न थे जिसकी वजह से मेंडल के वर्क को 35 साल तक नोटिस नहीं किया गया? तो पहला रीज़न था communication are not very easy। उन दिनों, उस समय कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था, इतना व्हाट्सएप और फेसबुक ये सारी चीज़ें नहीं थी कि कोई चीज़ बनाओ और तुरंत उस पर डाल दो और लोगों को पता चल जाए। कम्युनिकेशन बहुत आसान नहीं था, पहला तो ये रीज़न था। दूसरा, मेंडल्स फैक्टर और जीन आर स्टेबल, मेंडल फैक्टर और जीन आर स्टेबल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है एलील्स फॉर ए कैरेक्टर, फॉर ए कैरेक्टर्स for a characters not blend, या हम इसी को लिख सकते हैं पेयर ऑफ एलील्स, पेयर ऑफ एलील्स फॉर ए कैरेक्टर नॉट ब्लेंड ईच अदर। मेंडल ने हमको बताया था, आपने जो सेकेंड पोस्टुलेट पढ़ा था, सेकेंड लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें पढ़ा था एक एलील्स का दूसरे एलील्स पर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो भैया जब इफेक्ट नहीं आएगा तो फिर वेरिएशन कैसे आएगा, कुछ नए कैरेक्टर कैसे अपीयर होंगे? तो मेंडल के जो साथ वाले लोग थे वो इस चीज़ को मानते ही नहीं थे। मेंडल ने जो ये चीज़ कही थी कि जो एलील्स होते हैं ये ब्लेंडिंग शो नहीं करते, मतलब आपस में कोई मिक्सिंग शो नहीं करते, तो उनके साथ के जो लोग थे वो ये चीज़ मानते ही नहीं थे कि मेंडल जो कर रहे हैं वो सही है। बिना मिक्सिंग के वेरिएशन कैसे होगा? ठीक है ना? तो अच्छा, कोई हमारे पास उस समय साधन भी नहीं था, हमारे पास माइक्रोस्कोप वगैरह भी बहुत वेल डेवलप नहीं थे कि उसके थ्रू हम इन चीज़ों को देख पाए। और तीसरा जो मेन रीजन था
थर्ड जो रीजन था, मेंडल यूज मेंडल ने यूज किया क्या? आपने देखा होगा कि जो हम यहाँ पर डाटा लिखते हैं उस डाटा में बायोलॉजी का यूज होता है, लेकिन मेंडल ने क्या किया था, मेंडल का जो वर्क था जो उन्होंने 1865 में पब्लिश किया था, उस वर्क को दिखाने के लिए या उस वर्क को बताने के लिए उन्होंने क्या किया था, मैथमेटिकल, मेंडल यूज मैथमेटिक्स टू पब्लिश या टू रिप्रेजेंट बायोलॉजिकल डाटा। मतलब बायोलॉजी में सबसे पहले या बायोलॉजी के रिजल्ट को दिखाने के लिए सबसे पहले मेंडल ने ही वहां पर मैथमेटिक्स का यूज किया था, और बायोलॉजी में मैथमेटिक्स ये उस टाइम पर एक्सेप्टेबल नहीं था। तो ये तीन मेन रीजन है कि कम्युनिकेशन बहुत इजी नहीं था, मेंडल ने फैक्टर या जीन लिया था उसको उन्होंने स्टेबल बोला, उन्होंने कहा कि जो एलील्स होते हैं वो आपस में कोई भी मिक्सिंग नहीं करते हैं, और अपने रिजल्ट में उन्होंने मैथमेटिक्स यूज किया था, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यूज किया था, जिसकी वजह से उनका वर्क उस समय नोटिस नहीं किया गया। ये आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट कर डालिए इसको। इसके बाद इसी में आपका आता है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये तो मेंडल की बात हो गई, मेंडल के वर्क की बात हो गई, कब पब्लिश हुआ था, मैंने पीछे आपको लिखवा भी दिया था, अगर नहीं लिखवाया होगा तो उसको नोट कर लीजिएगा। 1865 में ब्रून से एक साइंस की मैगजीन निकली थी। ब्रून जो डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पर पैदा हुए थे वहाँ पर साइंस की एक मैगजीन निकली थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून। 1865 में इनका लेख उसी मैगजीन में छपा था। फिर बात आती है मेंडल वर्क was rediscovered by 3 scientists। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया था। पहले थे ह्यूगो डी वरीज। फर्स्ट कौन थे? ह्यूगो डी वरीज। ह्यूगो डी वरीज ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को क्या किया था? रिडिस्कवर किया था। दूसरा थे आपके कार्ल कोरेंस। सेकंड साइंटिस्ट कौन थे? कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस ये सेकंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को क्या किया था? रिडिस्कवर किया था। ठीक है। और तीसरे थे वॉन ट्रेसमार्क। वॉन ट्रेसमार्क। ठीक है। ये 3 लोग थे, ये 3 जन थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया था। और जब इन्होंने मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया तो आपने सुना होगा 1900 ईयर के आसपास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल और रस्का ने कर दी थी। तो उस माइक्रोस्कोप का इन लोगों ने यूज़ किया और जो सेल डिवीजन के समय सेग्रीगेशन वगैरह होता है उसको क्लियरली स्टडी किया और उन्होंने पाया कि मेंडल ने जो चीज़ें बोली थी वो सही थी। ठीक है ना, नोट कर डालिए। फिर इसके बाद आता है, हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे,
तो इसमें कहता है 1902, जब ये मेंडल का वर्क रिडिस्कवर हो गया तो उसके बाद 1902 1902 में आपके दो साइंटिस्ट आते हैं, सटन और बोवेरी। इन्होंने क्रोमोसोमल मूवमेंट ऑब्जर्व क्रोमोसोमल मूवमेंट को ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग मियोसिस, ड्यूरिंग मियोसिस। कहता है दो साइंटिस्ट आते हैं, सटन एंड बोवेरी। कौन कौन से? वाल्टर, कौन कौन से आएंगे? पहला आपके आते हैं वाल्टर सटन, फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में हमको बताया था। वो कौन थे? वाल्टर सटन। और दूसरे कौन से थे? थियोडर बोवेरी। सटन एंड बोवेरी ने 1902 में क्रोमोसोमल या क्रोमोसोम का मूवमेंट देखा था, क्रोमोसोमल मूवमेंट देखा था, ऑब्जर्व किया था मियोसिस डिवीजन के दौरान। और जब उन्होंने क्रोमोसोम का मूवमेंट ऑब्जर्व किया मियोसिस डिवीजन के दौरान या माइटोसिस डिवीजन के दौरान, दोनों में, पहले मियोसिस देन माइटोसिस, ठीक है, जिसके बारे में मेंडल ने बताया था। मेंडल ने क्या बताया था कि सेग्रीगेशन के समय जो क्रोमोसोम पर आपके जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे पर बिना कोई इफेक्ट डाले, एलील जो प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे पर बिना कोई इफेक्ट डाले सेग्रीगेट होते हैं। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने क्रोमोसोम का मूवमेंट देखा था। अब ये नोट कर लीजिए, फिर बताऊं कि आखिर उसमें उन्होंने क्या देखा। जब उन्होंने क्रोमोसोमल मूवमेंट को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया, क्या पाया? क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर। क्रोमोसोम्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? पेयर में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, जीन आर आल्सो प्रेजेंट इन पेयर। जीन आर आल्सो प्रेजेंट इन पेयर। जैसे क्रोमोसोम जोड़ी में पाए जाते हैं उसी तरीके से जीन भी क्या होते हैं? पेयर में पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोमल थ्योरी में उन्होंने क्या बताया? बिहेवियर बताया, क्रोमोसोम और जीन का बिहेवियर बताया। अच्छा, तीसरा, थर्ड, इसी में एलील्स फॉर ए जीन, किसी भी, जैसे मान लो आपने कैरेक्टर ले लिया लेंथ, और लेंथ के आपके पास दो एलील हो गए, कैपिटल टी कैपिटल डी, तो कहता है ये कि जो होमोलॉगस एलील्स हैं या टू एलील्स फॉर ए जीन पेयर, टू एलील्स फॉर ए जीन पेयर are always कहते हैं दो एलील्स कैपिटल टी किसी भी जीन पेयर के, ठीक है, किसी भी जीन पेयर के जो दो एलील्स होते हैं, always located on homologous site of homologous, always located on homologous site of homologous chromosome, homologous chromosome। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया किसने? 1900 में सटन एंड बोवेरी ने दिया। क्या ऑब्जर्व किया? क्रोमोसोमल मूवमेंट ऑब्जर्व किया, मियोसिस और माइटोसिस, मियोसिस एंड
माइटोसिस डिवीजन के दौरान, और उन्होंने बताया कि जैसे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं उसी तरीके से जीन भी पेयर में होते हैं, और जो किसी जीन के 2 एलील्स होते हैं, ठीक है, ये हमेशा होमोलॉगस साइट पर होमोलॉगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। नोट कर डालिए। इतना नोट करने के बाद उसी में लिखेगा सटन ने क्या किया इसके बाद, इतना सब पता लगाने के बाद सटन ने क्या किया कि जो मेंडल का नॉलेज था और जो ये क्रोमोसोमल मूवमेंट था, दोनों को एक साथ मिला दिया, और मिला करके हम उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो सटन यूनाइटेड द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन एंड मेंडेलियन प्रिंसिपल। Sutton united the chromosomal movement and Mendelian principle to form, क्या फॉर्म किया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नोट कर डालिए। इसी पर बेस क्वेश्चन आया था नीट में 2020 में, और वो क्वेश्चन था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था, तो वो थे आपके टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने वर्क किया था ड्रोसोफिला पर, इस पर वर्क किया था ड्रोसोफिला पर, जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसको, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। नोट कर लीजिए। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका काफ़ी लंबा है, जिसमें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है, और किस तरीके से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव किया गया था, ये हम लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।